आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में आपातकाल के 50 वर्ष, बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान और जानेंगे ई वोटिंग के बारे में। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाना था। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो, चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो। जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने का था। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान कई लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, छात्रों को परेशान किया गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा गया। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संविधान हत्या दिवस हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस अधिनियम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और लगभग 35,000 लोगों को बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया गया था। भारतीय जेलों में 1,83,000 की क्षमता के मुकाबले 2,20,000 से अधिक कैदी थे। इनमें से 1,26,000 से अधिक विचाराधीन कैदी थे। आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय ने आकाशवाणी से बात की और उस दौरान हुए अत्याचारों के बारे में बताया। रात को जो सबसे पहले हमला हुआ वो 2 जगह हो। भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। एक मीडिया पर हमला किया, दूसरा जेपी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की गिरफ्तारी से किया। लगभग 21 महीने तक चले आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 25 जून से शुरू हुआ गहन पुनरीक्षण अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बिहार में इस समय 7,89,69,844 मतदाता हैं। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2002 में कराया गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 2003 में किया गया था। आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन मतदाताओं को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक या दोनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम डलवाने के लिए उनसे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं होगी। यह फॉर्म केवल उन्हीं लोगों को भरना है जिनका नाम मतदाता सूची में 24 जून 2025 तक दर्ज है। फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज लगाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पलायन, युवाओं के वोटर बनने के योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान की जरूरत है। इससे त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाई जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी। बिहार नगर निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ई वोटिंग प्रणाली उन लोगों के लिए विकसित की गई है जिन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूर। इस सुविधा का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने इसके लिए अपना पंजीकरण कराया है। इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले शनिवार को संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग की शुरुआत हो गई है। इस चुनाव में 50,000 से अधिक मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए अपना पंजीकरण करवाया था, जिसमें 70.2% लोगों ने ई वोटिंग का प्रयोग किया। तकनीकी रूप से चुनाव में अलग अलग नवाचारों को अपनाने वाले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यह एक और नया आयाम है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने ई वोटिंग के उपयोग को ऐतिहासिक बताया। हिस्टोरिकल है। एल्डरली पीपल, फिजिकली चैलेंज या फिर ऐसे लोग जो बहुत ही असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, नया रेवोल्यूशनरी कदम होगा। माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में आगे चलकर यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिहार में मतदान के समय शहरी क्षेत्र में वोटरों की उदासीनता एक बड़ी चुनौती रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले भी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में चेहरा पहचानने के माध्यम से वोटर सत्यापन, मतगणना में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।